हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। अकाउंट्स क्लास 12 में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें हमारे पास काफी पार्ट्स है और ये चैप्टर काफी लंबा चलने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, हम इसके फंडामेंटल से शुरू करने जा रहे हैं कि एक्चुअली में पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, कैपिटल क्या चीज होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एक व्यक्ति जो खुद बिजनेस शुरू करता है, एक अकेला व्यक्ति जब कोई बिजनेस चलाता है तो उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। नो डाउट कि वो जितना भी प्रॉफिट उस बिजनेस में कमाता है उससे उसको काफी वो अकेले का ही होता है। जितनी वो मेहनत करता है उस मेहनत का जितना फल होता है वो सिर्फ उस व्यक्ति को ही मिलता है। लेकिन अब इसका कुछ नुकसान भी है। सबसे पहले कि जो उसके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको अकेले ही लगानी पड़ती है, यानी अगर उसने अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो उस बिजनेस की ग्रोथ के लिए उसको खुद के ही पैसे जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है या फिर वो नया कोई पैरामीटर पर अपने बिजनेस को ले जाना चाहता है तो उसके लिए जो उसको रिस्क उठाना पड़ता है वो भी उसका अकेले का ही होता है। ये भी हो सकता है कि जिस बिजनेस के बारे में वो सोच रहा है या जिस फील्ड के बारे में वो सोच रहा है उसमें उसको तरक्की ना मिले, तो उसमें अगर कोई भी नुकसान होगा तो वो उस अकेले व्यक्ति को ही भुगतना पड़ेगा। इसको हम बेनिफिट भी बोल सकते हैं और इसको हम उसके लिए नुकसान भी बोल सकते हैं कि किसी और व्यक्ति के ऊपर वो निर्भर नहीं कर रहा था, तो अकेले ने जो रिस्क लिया, जो समझदारी की, उसी से वो सिर्फ उसी के ऊपर निर्भर करता है। वो अपने सारे बिजनेस के ऊपर खुद ही कंट्रोल करता है। यानी कि अगर उसने परचेज करना है, कोई काम सेल करना है या फिर उसने अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो वो खुद ही सोच के उसको जितनी जल्दी हो सके वो कर सकता है। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है हमें किसी और व्यक्ति की भी जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम नया कॉन्सेप्ट जो है वो आया पार्टनरशिप, जिसमें आप दूसरे लोगों के साथ मिलकर अपने बिजनेस को करते हो। तो जब दो व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास कर कर कोई बिजनेस शुरू करते हैं ताकि वो उसमें होने वाले प्रॉफिट को आपस में शेयर कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो पार्टनरशिप का फायदा क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म का हमें ये फायदा होता है कि उस फर्म के जितने भी कैपिटल है वो दो या दो से ज्यादा लोग जो है वो मिलकर लगाएंगे। जो रिस्क है वो भी उनका आपस में बट जाएगा। अगर उन्होंने कोई बिजनेस में काम बांटने हैं वो काम भी बट जाएंगे, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जो है वो सारे बिजनेस को कई बार नहीं चला पाता। अगर आप बड़े लेवल पर कोई काम करने जा रहे हो तो हमें लोगों की जरूरत पड़ती है और हमें एक कई बार किसी बहुत ज्यादा विश्वास पात्र पर्सन की जरूरत है। लाइक हम अपने एम्प्लॉय से सारी बात डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने फ्रेंड से, हम अपने सहयोगी के साथ या फिर हम अपने पार्टनर के साथ ये चीजें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट इट इज नेसेसरी दैट पार्टनरशिप अकाउंट शुड बी मेंटेन इन एन ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड इक्विटेबल मैनर। तो अब क्या है कि जब हम आपस में मिलकर लोग जो है काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। अब इस पार्टनरशिप फर्म में हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है और इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम क्या मेंटेन करते हैं? हम पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करते हैं, जो कि क्या होने चाहिए? एक्यूरेट होने चाहिए, पूरे भरोसे के साथ बनाए हुए होने चाहिए। उसमें जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, ताकि जो भी लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं उनके अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ जो है वो बना रहे। For this purpose, it is necessary to study the definition of partnership as given in Partnership Act and relevant position of the Partnership Act which affects the partnership account. Now, what is the nature of partnership firm? As per accounting viewpoint, partnership firm is treated as a separate business entity distinct from its partner. However, from legal point of view, partnership firm is not a separate legal entity. अब जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसका अपनी अपने पार्टनर्स के बिना कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर बिजनेस में किसी भी तरह का लॉस होता है तो उस लॉस के लिए उसके मेंबर्स के जितने भी पार्टनर्स हैं
उनकी वो पर्सनल लाइबिलिटी बन जाती है। जैसे सोल प्रोप्राइटर है, अगर उसका बिजनेस जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके घर का सामान लेकर भी लोग क्या कर सकते हैं, अपना ऋण जो है वो जो उठा सकते हैं। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म भी अगर फेल हो जाती है तो उसके जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसके पर्सनल इनटेक्स को बिजनेस के लोन उतारने के लिए यूज किया जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज द relationship between person and who have agreed to share the portion of business carried on by or any of them acting for all। तो पार्टनरशिप फर्म क्या है, ये किन दो लोगों के बीच या दो से ज्यादा लोगों के बीच एक रिलेशनशिप पैदा करता है जिसकी वजह से वो कोई एक बिजनेस, एक साझा बिजनेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसके बाद वो उस कैरी फॉरवर्ड बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होते हैं उनको आपस में बांट लेते हैं। तो इस पार्टनरशिप से हमें क्या समझ में आया कि वहां पर दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, उनके बीच में कोई समझौता होता है, यहाँ पर वो दोनों आपस में कोई ना कोई बिजनेस करते हैं जिसका मेन मकसद क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को वो आपस में शेयर करते हैं। अब वो किस रेशो में शेयर करेंगे, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये उनके बीच में पहले से ही समझौता हो जाता है। जो पार्टनरशिप और उनके बिजनेस जो पार्टनर्स का रिलेशनशिप होता है वो एक एजेंट की तरह होता है। जैसे एक एजेंट, यानी कि अगर आप प्रिंसिपल हैं, आपने किसी को अपने नीचे किसी व्यक्ति को रखा है और वो आपके बिहाफ पर कोई बिजनेस कर रहा है, सेल कर रहा है, तो अगर वो प्रोडक्ट बेच कर आता है, उसमें से अगर किसी तरह का कोई भी नुकसान होता है, प्रोडक्ट सही नहीं होता, तो उसके लिए कंपनी लायबल होती है। इसी तरह से पार्टनर्स जो है वो अपने बिजनेस के क्या है, एजेंट है। यानी अगर वो कोई भी गलत काम करते हैं तो उसके लिए उनकी पार्टनरशिप फर्म को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के काम के लिए एक दूसरे के काम के लिए लायबल है, उनको एक दूसरे के प्रति दोषी ठहराया जा सकता है अगर किसी एक पार्टनर ने भी कोई भी काम गलत किया। बिजनेस कैरिड इन ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एज अ एक्टिंग पार्टनर। यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें सभी व्यक्ति काम कर सकते हैं, या कई बार क्या होता है कि दो या तीन लोग मिलकर सिर्फ पैसा लगाते हैं और बाकी के लोग जो है वो काम करते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन पार्टनरशिप फर्म, देयर इंटरनल रिलेशनशिप, देयर एग्रीमेंट। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि सभी लोग भी काम कर सकते हैं और कुछ लोग भी काम कर सकते हैं। और मैंने शुरू में ही बताया था कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उनके अंदर कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी अगर पार्टनरशिप फर्म फेल हो जाती है तो उसके लिए सभी मेंबर जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाते हैं। नाउ राइट ऑफ अ पार्टनर, every partner has a right to share profit or loss of the with other partners in the agreed ratio। तो कोई जो भी रेशो उनके अंदर समझौता हुआ है तो उनके अंदर वो पार्टनरशिप के अंदर वो प्रॉफिट जो है और या फिर लॉस हुआ है वो उसको शेयर करेंगे। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो अपने बिजनेस के काम में इंटरफेयर कर सकता है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड इन मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। हर एक पार्टनर जो है वो अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी बात डिस्कस करना चाहते हैं वो एक दूसरे के साथ उस बात को साझा कर सकते हैं। वो उनके पास ये राइट होता है कि जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी, उनको देख सकते हैं, उनकी वो इंस्पेक्शन करवा सकते हैं अगर उनको ऐसा लग रहा हो कि हमारे किसी पार्टनर ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है उसमें किसी तरह का कोई घपला किया है या उसको सही ढंग से मेंटेन नहीं किया है। एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कई बार क्या होता है कि हमें आगे जाकर ऐसा लगता है कि हमें किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पार्टनर को लगता है कि हमें एक पार्टनर और ऐड करना चाहिए, लेकिन अगर बाकी के आपके पार्टनर्स जो हैं वो इस समझौते के लिए एग्री नहीं करते हैं तो आप नया पार्टनर जो है वो नहीं ला सकते। एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। आपके बिजनेस में जितना भी पैसा लगा हुआ है, जितना भी प्रॉपर्टी लगी हुई है, जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी मशीनरी है, जितना भी कैश है, उन सब के ऊपर सबका बराबर का हक होता है, या फिर जैसा आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से उनका उनके ऊपर राइट होता है। इफ अ पार्टनर हैज गिवन अ लोन टू द फर्म ही हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एज पर द रेट। अगर
किसी पार्टनर ने अपने बिजनेस को यानी उस पार्टनरशिप फर्म में कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी ले सकता है। इफ अ पार्टनर इनकर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी अगर उसने कोई अपनी फर्म के बिहाफ पर कोई भी एक्सपेंसेस किया है तो वो अपनी फर्म से उसके बदले में पैसे जो है वो ले सकता है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। और जो लास्ट पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति सहमति के साथ अपने पार्टनर से इजाजत लेकर उस फर्म को कभी भी छोड़ सकता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या थी? समझने वाली बात जरूरी ये थी कि जो कुछ भी आप अपने बिजनेस में करोगे, जब दो या दो से व्यक्ति मिलकर आपस में कोई भी काम करते हैं तो उनको दूसरे लोगों की परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। अब हम एक और तरह की पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करेंगे, दैट इज नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसको हम एलएलपी भी बोलते हैं। एलएलपी, जो एलएलपी है ये एग्जिस्टेंस में आई 2008 में, जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है वो पास हुआ। अब इसका मतलब क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो किस तरह से मेन पार्टनरशिप से डिफरेंट है? तो अब जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो किसके अंदर रजिस्टर्ड होती है? एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप करवाओ अपने बिजनेस को रजिस्टर या फिर ना करवाओ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फर्म के कुछ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप वो बेनिफिट्स लेना चाहते हो देन इट इज कंपल्सरी टू रजिस्टर योर फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी बाय लॉ। लेकिन एलएलपी जो है उसको आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इट्स क्रिएट एन एग्रीमेंट, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। आप लोगों के बीच में आप एक पार्टनरशिप जो है वो लोगों के बीच में होती है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका मेंबर नहीं बन सकती। लेकिन एलएलपी में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी आपका मेंबर बन सकती है। लास्ट पॉइंट, लास्ट इज नो बट नॉट द लीस्ट, कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन एलएलपी में जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। यानी अगर बिजनेस जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो उस केस में जितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है सिर्फ उस पैसे से ही लोगों का लोन जो है वो उतारा जा सकता है। उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व करनी पड़ती है, हमें नई पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ती है। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, आपका नया पार्टनर उसमें ऐड भी हो सकता है, वो जा भी सकता है, आपको नई फर्म बनाने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में दो मैक्स मिनिमम नंबर मेंबर हो सकते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते हैं। इसमें एलएलपी में आपके पास मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। फर्म कैन नॉट ओ एनी एसेट, द पार्टनर ओन द एसेट ऑफ द फर्म। जो फर्म है यानी जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी कोई एसेट नहीं होती, बल्कि सारी एसेट्स किसके नाम पर होती हैं? उनके पार्टनर्स के नाम पर ही होती हैं। एलएलपी की क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो उसके नाम की एसेट्स होती है, उसमें पार्टनर्स के नाम की एसेट्स नहीं होती। लायबिलिटी इसमें अनलिमिटेड होती है और इसमें क्या होती है? लिमिटेड होती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक्चुअली में जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक तरह की कॉर्पोरेशन होती है, जिससे आपको सारी की सारी कंपनी की बेनिफिट्स जो है वो मिलने लग जाते हैं। अगर आप एक कंपनी क्रिएट करते हो तो उसके जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। साथ में आप ऑब्वियस है, अगर आप किसी को हर एक एक्ट के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के भी अपने कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म के भी अपने कुछ फायदे और नुकसान है। तो आपको अपने बिजनेस के हिसाब से देखना है कि आपको किस एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? जितने भी पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं?
अग्रीमेंट बोलते हैं। यानी जो पार्टनर्स के बीच का आपस का एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब इस पार्टनरशिप डीड में वो क्या क्या लिख सकते हैं, इस पार्टनरशिप डीड में वो सारी बातें लिख सकते हैं जिससे उनको लगता है कि आने वाले समय में उनके बीच में आपस में किसी भी तरह की कोई लड़ाई हो सकती है। तो ये जो डीड होती है, अब इसको लिखना ये नहीं है कि इसके कोई फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जहां पर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि आपकी जिस मुद्दे के ऊपर आगे फ्यूचर में बहस हो सकती है, आप इसमें वो मुद्दा जो है वो लिख सकते हैं कि उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ज्यादातर जो पार्टनरशिप फर्म की डीड होती है उसमें हम क्या लिखते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, टाइप और नेचर ऑफ द बिजनेस, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, वो फिक्स रहेगी, फ्लक्चुएटिंग होगी, कैपिटल किस तरह की होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, क्या कोई मेंबर जो है वो सैलरी ले सकता है या नहीं ले सकता, अगर कंपनी आगे जाकर प्रोग्रेस करती है, उसकी गुडविल बन जाती है, तो गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, एडमिशन के टाइम पर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, अगर कोई पार्टनर जो है वो छोड़कर जा रहा है तो उस टाइम हम गुडविल की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन होंगी, किस डेट को मेंटेन होंगी, ईयरली होंगी, हाफ ईयरली होंगी या 2 साल के बाद मेंटेन होंगी, उनको मेंटेन करने का तरीका क्या है, क्या हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितनी देर के लिए हम ये बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और कितनी देर के बाद हमें दोबारा से जो है वो फर्म बनानी है, यूज ऑफ डिसीजन, हम अपनी कैपिटल को किस तरह से ट्रीट करेंगे, इसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। बैंक अकाउंट्स पार्टनर के नाम पे होंगे क्या बिजनेस के नाम पर होंगे, उसमें कौन कौन जो है वो लोन ले सकता है, कौन उसके साथ मेजरली डील करेगा, हम जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो उस टाइम एडमिशन के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या किया जाएगा, उनको कैसे डील किया जाएगा, उनकी एसेट्स कैसे बांटी जाएंगी, उनकी लायबिलिटीज को कैसे पूरा किया जाएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर के साइन क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं, इसी तरह से रिटायरमेंट के टाइम पर हमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उस डिस्प्यूट को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है आप पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो। दो द लॉ डज नॉट मेकिंग मैंडेटरी फॉर एवरी फर्म टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, लॉ नहीं कहता कि आप ये पार्टनरशिप डीड बनाओ, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये पार्टनरशिप डीड जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। इट रेगुलेट्स द राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। अब अगर हमें समझौता लिखा हुआ है तो उस समझौते से क्या होता है कि सबको अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होता है, अपने ड्यूटीज के बारे में पता है, अपने राइट्स के बारे में पता है, अपनी लायबिलिटीज के बारे में पता है। तो आगे जाकर जैसे ही बिजनेस प्रोग्रेस करता है तो लड़ाई होने के चांसेस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ने उसमें लिखा हुआ है कि हम कैसे डील करेंगे। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ऑब्वियस है किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ रिटर्न में करा हुआ है। अगर फिर भी आगे जाकर लड़ाई हो जाती है, हमें भूल जाता है कि हमें इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, तो हम अपनी पार्टनरशिप फर्म के उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़कर आपस में जो भी डिस्प्यूट है उसको क्या कर सकते हैं, सेटल डाउन कर सकते हैं। So this is the basic reason that why there should be a partnership deed. अब जो rules हैं, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी गई तो कुछ रूल्स जो है वो पार्टनरशिप एक्ट ने हमें बताए हैं कि आपको इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करने हैं। फर्स्ट इज रिलेटेड टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या है, वो इक्वली शेयर होगा बिटवीन अमंग ऑल द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपकी कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में आपने लिखा है कि हर महीने हर साल आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो जो भी रेट आपने मेंशन किया है उस रेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको नहीं मिलता अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो फिर उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सैलरी टू अ पार्टनर, किसी भी पार्टनर को सैलरी भी नहीं मिलती है, इसी तरह से कोई भी पार्टनर जो है वो कमीशन भी नहीं ले सकता।
तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तब हैं कि ताकि बाद में लड़ाई ना हो। तो ये गवर्नमेंट एक्ट के अंदर बताए गए हैं कि आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, सैलरी, कमीशन, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला अनटिल और अनलेस आपने इसको स्पेसिफिकली मेंशन ना किया हो। लास्ट चीज जो है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने अपने बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दिया है और आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में 6% पर एनम के हिसाब से आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो उस पार्टनर को देना पड़ेगा जिसने आपकी फर्म को लोन दे रखा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप 6% पर एनम के हिसाब से अपना इंटरेस्ट जो है वो लोन पर ले सकते हो। Without the consent of all existing partner, no new partner can be admitted to the firm. अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आप किसी भी पार्टनरशिप को, नए पार्टनर को एडमिट नहीं करोगे या फिर करना है तो उसके प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप किसी भी नए पार्टनर को अपने बिजनेस में बिना किसी के समझौते के या बिना किसी की आज्ञा के उस नए पार्टनर को बिजनेस में नहीं ला सकते। अब अगर आपके बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो उस केस में हर व्यक्ति को बिजनेस में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, यानी उसको काम करना पड़ेगा। आप स्लीपिंग पार्टनर नहीं हो सकते कि आपने पैसा लगाया और उसके बाद आप कहते हो कि आप ही काम कर लो, मैं सिर्फ पैसा ही देने आया हूँ और मेरा सिर्फ प्रॉफिट से ही मतलब है, प्रॉफिट या लॉस से ही मतलब है। नहीं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर हर व्यक्ति जो है वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा गया है तो हर व्यक्ति के पास ये राइट होता है कि हर पार्टनर जो है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसको चेक कर सकता है, उसकी कॉपी अपने पास रख सकता है। सो ये है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको एक्ट के अंदर बताए गए हैं अगर आपकी पार्टनरशिप डीड जो है वो मिसिंग है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें हम किस तरह से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टनरशिप, उनके बीच के उसके कुछ फीचर्स के बारे में, पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने आपको बताया। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उनके कुछ मेन मुद्दों का हम किस तरह से फैसला कर सकते हैं वो भी आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।